नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एजुकेशन 790 के यूट्यूब चैनल पर। मैं अमन यादव। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग अध्याय 31 को पढ़ेंगे महेश बर्णवाल में, जो कि है आपका मुगल साम्राज्य, सांस्कृतिक तथा धार्मिक गतिविधियाँ। इस चैप्टर को हम लोग पढ़ेंगे। दोस्तों, हम लोगों ने मुगल शासन में प्रशासन और आर्थिक सामाजिक जीवन पढ़ लिया था। अब हम इनके क्या कहते हैं साम्राज्य में सांस्कृतिक और धार्मिक गतिविधियां किस प्रकार से थी, वहाँ पे किस प्रकार के लोग धर्म और अपने संस्कृति का निर्वहन करते थे, उसके बारे में हम पढ़ेंगे। तो दोस्तों, शुरू करने से पहले मैं एक बात चीज़ बता देना चाहता हूँ कि मैंने अपनी चैनल एजुकेशन 790 पर बहुत सारी प्लेलिस्ट हिस्ट्री ज्योग्राफी की अपलोड कर चुका हूँ। जाकर उनको देख लीजिए। अगर आपको अच्छा लग रहा हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर कर दिया करिए। आइए स्टार्ट करते हैं पहले पॉइंट से। तो इस काल में स्थापत्य, चित्रकारी, साहित्य एवं संगीत के क्षेत्रों में जिन परंपराओं की स्थापना हुई, उन्होंने एक प्रतिमान का सूत्रपात किया। ठीक है। इस दृष्टि से मुगल काल को गुप्त काल के बाद उत्तर भारत का दूसरा स्वर्ण युग कहा जा सकता है। आइए आगे चलते हैं। इस सांस्कृतिक विकास के क्रम में भारतीय परंपराओं का मुगलों द्वारा इस देश में लाई गई तुर्क ईरानी संस्कृति के साथ मिश्रण हुआ। भारत के विभिन्न भागों में अलग अलग धर्मों और नस्ल के लोगों ने अनेक प्रकार से इस सांस्कृतिक विकास में अपना अपना योगदान दिया था। आइए स्थापत्य कलाओं के बारे में अब देखेंगे कि भारत में किस तरह की स्थापत्य कला क्या कहते हैं डेवलप हुई थी। तो मुगलों ने शानदार किलों, राजमहलों, दरवाज़ों, सार्वजनिक इमारतों, मस्जिदों और बावलियों आदि का निर्माण करवाया था। बाबर बगीचों का बहुत शौकीन था और उसने आगरा और लाहौर के आसपास कुछ बगीचे लगवाए थे। कुछ मुगल उद्यान जैसे कश्मीर का निशाद बाग, लाहौर का शालीमार और पंजाब की तलहटी का पिजौर बाग आज तक कायम है। शेर शाह ने स्थापत्य को नया आयाम दिया था। सासाराम बिहार का उसका प्रसिद्ध मकबरा और दिल्ली के पुराने किले में उसकी मस्जिद स्थापत्य के उत्कृष्ट नमूने माने जाते हैं। अकबर ने आगरा से 36 किलोमीटर दूर फतेहपुर सीकरी में 1572 में एक राजमहल सह किले का निर्माण आरंभ किया था। आइए आगे चलते हैं। इसी में एक विशाल कृत्रिम झील से युक्त पहाड़ी पर बने इस किले में गुजरात और बंगाल शैलियों की कई इमारतें शामिल थी। इनमें गहरी गुफाओं, छज्जों और सुंदर छतरियों का भी इस्तेमाल किया गया है। अकबर ने आगरा और फतेहपुर सीकरी दोनों स्थानों में किए गए निर्माण में व्यक्तिगत रुचि ली थी। आइए आगे चलते हैं। दीवारों और छतों में सजावट के लिए इस्तेमाल की गई चमकीली नीली टाइलों में फारसी या मध्य एशियाई प्रभाव देखा जा सकता है। इसमें सबसे शानदार इमारत यहाँ की मस्जिद और उसका विशाल प्रवेश द्वार, जिसको हम लोग बुलंद दरवाज़ा भी कहते हैं, और यह मस्जिद अकबर की गुजरात विजय के उपलक्ष्य में बनवाई गई थी। यह दरवाज़ा अर्ध गुंबदीय शैली में बना हुआ है। आइए आगे देखते हैं। तो जहांगीर के शासन के अंतिम वर्षों में केवल संगमरमर की इमारतें बनवाने और दीवारों की अर्ध मूल्यवान पत्थरों से बनी फूल पत्तियों की आकृतियों से सजाने का चलन आरंभ हुआ था। आइए इस तरफ थोड़े से और पॉइंट को हम लोग देख लेते हैं। हाँ, आइए। तो सजावट की इस पद्धति को पित्रा ड्यूरा कहते थे। ये इंपॉर्टेंट टर्म है, इसको याद रखिएगा कि सजावट की इस पद्धति को हम पित्रा ड्यूरा भी कहते थे। शाहजहां के शासनकाल में यह पद्धति और भी लोकप्रिय हो गई तथा उसने ताजमहल में इसका भरपूर प्रयोग किया है। ताजमहल में मुगलों द्वारा विकसित सभी स्थापत्य शैलियों का सुंदर सामंजस्य हुआ है। अकबर के आरंभिक शासनकाल में दिल्ली में बनवाए गए हुमायूं के मकबरे को, जिसमें संगमरमर का एक विशाल गुंबद भी है, ताजमहल की विशेषताओं का पूर्व सूचक माना जाता है। ताज की सबसे आकर्षक विशेषता विशाल गुंबद और छीड़काए मीनारें हैं, जो चबूतरे को मुख्य इमारत से जोड़ती हैं। आइए आगे चलते हैं। शाहजहां के शासनकाल में मस्जिद निर्माण भी अपनी पराकाष्ठा पर पहुंच गया था। इसके दो उत्कृष्ट नमूनों में से पहला आगरा के किले को मोती मस्जिद, जो ताज की तरह ही संगमरमर की बनी हुई है, और दूसरा है लाल बलुई पत्थर से बनी दिल्ली की जामा मस्जिद, जिसमें एक विशाल काय दरवाज़ा, ऊंची पतली मीनारें और कई गुंबद इस मस्जिद की मुख्य विशेषताएं हैं। आइए आगे हम लोग जानेंगे चित्रकारी के बारे में कि चित्रकारी का विकास मुगल काल में किस प्रकार से हुआ था।
तो देखिए, चित्रकारी की अगर बात करें तो चित्रकारी के क्षेत्र में मुगलों ने विशिष्ट योगदान दिया था। उन्होंने चित्रकारी में नए विषयों का समावेश किया, जैसे दरबार, शिकार और युद्ध के दृश्य आदि। कुछ प्रांतीय राज्यों जैसे मालवा और गुजरात ने भी 15वीं सदी में चित्रकारी को प्रशय देना शुरू किया था। प्रशय मतलब कि जैसे राजा अपने से जो आश्रयदाता रखते थे उनकी शुरुआत की थी। तो फारसी कथाओं को चित्रित करने के अलावा चित्रकारों को शीघ्र ही महाभारत के फारसी अनुवाद, ऐतिहासिक रचना, अकबरनामा और दूसरी पुस्तकों की भी चित्रों से सजाने का काम सौंपा गया था। भारतीय रंगों का जैसे मयूरी, नीले और लाल रंग का उपयोग अधिक किया जाने लगा था। आइए आगे चलते हैं। तो जहांगीर के अधीन मुगल चित्रकारी अपनी पराकाष्ठा पर पहुंच गई। ठीक है, चित्रकारी में जहांगीर की दृष्टि बहुत परखी थी। ठीक है, मुगल चित्रकारी के केंद्र में यह प्रचलन था कि एक ही चित्र में लोगों की आकृतियों के विभिन्न अवयवों का चित्र अलग अलग चित्रकार करते थे। आइए अगले देखते हैं। जहांगीर का दावा था कि वह किसी भी चित्र में अलग अलग चित्रकारों के योगदान की पहचान कर सकता है। इसका मतलब उसके पास काफ़ी अच्छा गुण था कि वो अलग अलग क्या कहते हैं चित्रकारों के चित्रण को पहचान सकता था। आइए आगे चलते हैं। जहांगीर के शासनकाल में शिकार, लड़ाई और दरबार के दृश्यों के अलावा मनुष्य की एकल आकृतियां और मनुष्य की आकृतियों के चित्र में विशेष प्रगति हुई। इस क्षेत्र में मंसूर का बहुत नाम था। ठीक है, अकबर के अधीन पुर्तगाली पादरियों ने दरबार में यूरोपीय चित्रकारी का समावेश किया था। उनके प्रभाव के अधीन चित्र में दूर दिखने वाली आकृतियों को छोटा दर्शाने के सिद्धांत को भी अपनाया गया था। आइए आगे चलते हैं। चित्रकारी की परंपरा शाहजहां के शासनकाल में भी जारी रही। चित्रकारी में औरंगजेब की रुचि के अभाव के कारण दरबार में कलाकार देश के विभिन्न भागों में बिखर गए थे। इसका मतलब देख सकते हैं कि जो चित्रकारी अकबर, हुमायूं और शाहजहां ने जारी रखी थी, औरंगजेब ने अपने समय में उसको बंद करवा दिया था, क्योंकि वह एक इस्लाम राज्य की स्थापना करना चाहता था। आइए आगे चलते हैं। इससे राजस्थान और पंजाब के पहाड़ियों राज्यों में चित्रकारी के विकास में सहायता मिली। राजस्थान शैली की चित्रकारी में पश्चिमी भारतीय या जैन शैली की पूर्ववर्ती परंपराओं का मिश्रण चित्रकारी को मुगल शैलियों के साथ किया गया। इस प्रकार इस शैली की चित्रकारी में शिकार के दृश्यों के अलावा राधा कृष्ण की प्रेम लीला जैसे मिथकीय विषयों में 12 मासा और रागों के चित्रण का भी स्थान दिया गया है। आइए अब हम भाषा और साहित्य के बारे में देखेंगे। उस समय की भाषा और साहित्य कैसे थे, उन पे किस प्रकार का प्रभाव पड़ा था। तो अकबर के शासनकाल तक फारसी का ज्ञान इतना फैल चुका था कि अब राजस्व के दस्तावेज फारसी के साथ साथ स्थानीय भाषा हिंदवी में भी रखने की जरूरत खत्म हो गई थी। ठीक है, हाँ आगे चलिए। अकबर के शासनकाल में फारसी कविता और गद्य अपने चरमोत्कर्ष पे थे। अबुल फजल एक महान विद्वान, शैलीकार और इतिहासकार था। जैसा कि हम जानते हैं वो अकबर के दरबारों में ही रहता भी था। उसका भाई फैजी उस युग का प्रमुख कवि था। वह अकबर के अनुवाद विभाग के कार्य में भी हाथ बटाता था। महाभारत का अनुवाद उसकी ही देखरेख में किया गया था। उतबी और नजीरी दो अन्य प्रमुख फारसी कवि थे और फारसी साहित्य के विकास में हिंदुओं ने भी अनेक योगदान दिए थे। आइए आगे चलते हैं। यद्यपि इस काल में संस्कृत में महत्वपूर्ण और मौलिक रचनाएं नहीं की गईं, तथापि इस काल में लिखी गई संस्कृत पुस्तकों की संख्या काफ़ी बड़ी है। क्षेत्रीय भाषाओं के स्वरूप में स्थिरता और परिपक्वता आई तथा इस काल में कुछ अत्युत्कृष्ट गीति काव्यों की रचना भी की गई थी। आइए आगे चलते हैं। क्षेत्रीय भाषाओं में रामायण और महाभारत का भी अनुवाद किया गया था। अकबर के समय में हिंदी कवियों को मुगल दरबार में स्थान दिया जाने लगा था। सबसे प्रभावशाली हिंदी कवि तुलसीदास थे, जिनके नायक जो थे वो राम थे। आइए इधर थोड़े से और पॉइंट हम देख लेते हैं। हाँ, इधर देखते हैं कुछ और पॉइंट। देखिए, मुगल कालीन साहित्य के बारे में देख लेते हैं, कौन कौन से मुगल कालीन साहित्य थे। तो आप देख सकते हैं रामायण जो है वो फारसी भाषा में क्या कहते हैं, फारसी भाषा में इसका अनुवाद बदायूनी ने किया था। अथर्ववेद जो फारसी भाषा में, इसका सरहिंदी जो लेखक है उन्होंने इसका अनुवाद किया था। भगवत गीता का फारसी भाषा में राजा टोडरमल ने किया था। योग वशिष्ठ फारसी भाषा में दारा सिकों ने किया था और 52 उपनिषद सिरे अकबर के नाम से फारसी भाषा में दारा सिकों द्वारा किया गया था। मतलब इनके द्वारा इसको
फारसी भाषा में कन्वर्ट किया गया था। कालिया दमन आयार ए दानिश जो है ये फारसी भाषा में अबुल फजल द्वारा किया गया था। पंचतंत्र जिसका नाम जो है फारसी में कलीला ए उदिमना है, फारसी भाषा में मौलाना शाह मोहम्मद शाहबादी ने किया था। उसके बाद जो लीलावती जो गणित की पुस्तक थी उसका फारसी में अनुवाद फैजी ने किया था। बाबर नामा जो तुर्की भाषा में इसका अनुवाद बाबर द्वारा किया गया था। हुमायूं नामा यह फारसी भाषा में गुलबदन बेगम द्वारा किया गया था। और अकबर नामा जो है आईने अकबरी फारसी भाषा में अबुल फजल के द्वारा किया गया था। तबाकते अकबरी फारसी भाषा में जियाउद्दीन अहमद द्वारा किया गया था। मुंतखब उल तवारीख फारसी भाषा में अब्दुल कादिर बदायूनी द्वारा किया गया था। और तुजुके जहांगीरी जहांगीर की आत्मकथा फारसी भाषा में जहांगीर और मोतमिद खां और मोहम्मद हादी द्वारा किया गया था। ठीक है। इकबाल नामा ए जहांगीरी फारसी भाषा में मोतमिद खां बख्शी द्वारा किया गया था। और मयासिरे फारसी भाषा में ख्वाजा कामगार ने किया था। और पातशाह नामा फारसी भाषा में मोहम्मद अमीन ने किया था। दोस्तों ये कुछ प्रमुख किताबें थी जिनका अनुवाद और जिसके लेखक, मतलब सब तो अनुवाद नहीं कह सकते, जैसे कि ये सब जो हैं, तो जैसे कि इसमें जो कुछ किताबें हैं जैसे अकबरनामा, ये किताबें लिखी गई थी, इसका कन्वर्ट नहीं किया गया था। लेकिन जैसे ये लीलावती और ये सब जो किताबें थी इनका फारसी भाषा में अनुवाद किया गया था। आइए आगे चलते हैं, इसी में आगे कुछ और पॉइंट थे उनके बारे में भी देख लेते हैं। तो तुलसीदास ने हिंदी के अवधी बोली का इस्तेमाल किया जो पूर्वी उत्तर प्रदेश की जनभाषा के तौर पर प्रचलित थी। और शायद मेरी अधिकतर जो वीडियो देखते हैं उनकी भी क्या कहते हैं जो बोली होगी वो अवधी ही होगी, ऐसा मैं मानता हूँ। तुलसी मुख्य रूप से एक मानवतावादी कवि थे जिन्होंने पारिवारिक आदर्शों का समर्थन किया तथा राम की भक्ति को मोक्ष का मार्ग बताया था। एकनाथ और तुकाराम ने मराठी साहित्य को उसके शिखर पर पहुंचा दिया था। आइए संगीत के विकास के बारे में जानेंगे, किस प्रकार से संगीत का विकास उस समय हुआ था मुगलों के समय। अकबर ग्वालियर के प्रसिद्ध गायक तानसेन का संरक्षक था। ठीक है, अकबर ग्वालियर के प्रसिद्ध गायक तानसेन का संरक्षक था। तानसेन की कई नई रागों की रचना का श्रेय दिया जाता है। ठीक है, तानसेन को कई नई रागों का रचना का श्रेय दिया जाता है। जहांगीर और शाहजहां के अलावा कई मुगल सरदारों ने भी अकबर के उदाहरण का अनुकरण किया था। रूढ़िवादी औरंगजेब द्वारा संगीत को दफना दिए जाने की कई कथाएं प्रचलित हैं और औरंगजेब ने अपने दरबार से गायन को बंद करवा दिया, लेकिन वाद्य यंत्रों के वादनों को रोक नहीं सका और बादशाह खुद एक कुशल वीणा वादक था। आगे अंतिम पॉइंट देखते हैं इस चैप्टर में। भारतीय शास्त्रीय संगीत पर फारसी में सबसे अधिक पुस्तकों की रचना औरंगजेब के शासनकाल में ही हुई थी। तो दोस्तों ये वीडियो यहीं समाप्त होता है और ये चैप्टर भी यहीं समाप्त होता है। तो दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो इसको लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बने रहिए चैनल के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।